जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसमें लास्ट चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और इसमें इससे पहले एक लेक्चर कर चुके हैं और जिस लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन किसके बारे में कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप हुई, क्वांटम मैकेनिक्स कितने पार्ट में है, किन किन तरीके के अप्रोच लिए गए और किन किन साइंटिस्टों ने लिया तो क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, और कैसा है पार्टिकल का नेचर, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। और ये सब हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज के का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एच एज अ नेचुरल कांस्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को डिले किए हुए। तो अगर हम बात करें कि 19वीं शताब्दी से पहले की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फिनोमिना को हम जब एक्सप्लेन करते थे तो न्यूटन से लॉ के आधार पर, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते थे, तो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर हम एक्सप्लेन कर लेते थे। और वो कौन कौन से लॉ थे, यू नो वेरी वेल कि वो कौन कौन से लॉ थे। लॉ ऑफ इनर्शिया था, लॉ ऑफ मोमेंटम था और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन था। तो 19वीं सदी से पहले मोस्ट ऑफ द फिनोमिना क्या करते थे हम, मोस्ट ऑफ द फिनोमिना एक्सप्लेन्ड बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम एक्सप्लेन कर लेते थे। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स से हम लोग क्या कर लेते थे, एक्सप्लेन कर लेते थे। और जो लॉ कुछ इस प्रकार थे, जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया था। दूसरे की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ मोमेंटम था। और थर्ड की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन था। तो ये सारी बातें हम, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम मोस्ट ऑफ द फिनोमिना को 19वीं सदी से पहले एक्सप्लेन कर ले जाते थे। और याद रखना एक बात और इससे रिगार्डिंग हम बता दें कि मैकेनिकल बॉडी के मोशन को अगर हम बात करें, मैकेनिकल बॉडी के मोशन को अगर हम देखें तो मैकेनिकल बॉडी के मोशन को ये जो इक्वेशन इससे निकल कर आता था, जैसे अगर मैं कहूँ तो ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स को बताता है, क्वालिटी बताता है फोर्स का, और ये क्वांटिटी बताता है फोर्स का। और यहाँ पर आपको पता चलता है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स पता चलता है, यहाँ पर, या हम ऐसे कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ फोर्स पता चलता है, क्वालिटी ऑफ फोर्स। और यहाँ क्या पता चलता है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स पता चलता है, यानी कि F इक्वल टू जो आप कहते हो कि dP/dt है, या इसी को बोलते हो ma है। और यहाँ नेचर ऑफ फोर्स पता चलता है। तो कह रहा है कि इससे जितने भी इक्वेशन मिलते हैं मैकेनिकल बॉडी के लिए, वो इक्वेशन बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं। इससे जितने भी इक्वेशन मिलते हैं वो मैकेनिकल बॉडी के मोशन के ऊपर गुड होल्ड हो जाते हैं, जो भी इक्वेशन इन सारे लॉज से मिलते हैं। ठीक है, और उस मैकेनिकल बॉडी के मोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। यह भी याद रखना, चाहे वो मोशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हों और चाहे वो मोशन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए हों, बहुत अच्छे से होल्ड हो जाता है। तो मोशन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब चाहे मोशन को डायरेक्ट ऑब्जर्व करो और चाहे किसी सिंपल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ऑब्जर्व करो, सब पर ये इन तीन लॉ से जो इक्वेशन मिलते हैं वो बहुत अच्छे से होल्ड हो जाते हैं। इस प्रकार जो क्लासिकल मैकेनिक्स
या सेलेसियल बॉडीज के मोशन की बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। याद रखो, इस प्रकार ये जो इक्वेशन मिलते हैं, ये इक्वेशन क्या करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की सेलेसियल बॉडीज के मोशन को भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं। ये जो इक्वेशन मिलते हैं यहाँ से, अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स की सेलेसियल बॉडीज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैकेनिकल बॉडी को अर्थ के सरफेस पर ही केवल एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि सेलेसियल बॉडी को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सप्लेन हो जाता है, ये एक्सप्लेन हो जाता है। समझ पा रहे हो बात ना आप, मैं क्या समझा रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी याद रखो कि माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टेरेस्ट्रियल बॉडी जो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ है मूव कर रही है, उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हैं। ये भी याद रखना, इसी के साथ साथ, इसी वर्ड के साथ साथ ये भी याद रखना कि मैं ऐसा लिख ही देता हूँ इस प्रकार, क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती हैं, यहाँ इस बात के लिए जितना अभी तक समझाया हूँ। और साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उस पर भी ये अच्छे से होल्ड हो जाता है, ये अच्छे से होल्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक अगर आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स और या कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या इन्फॉर्मेशन आती है इस। अब देखो, थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट बातें शुरू हो गई, तो वो कौन सी बातें हैं, तो हम उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक तो हम इतना समझ गए कि क्लासिकल मैकेनिक्स इन सब बातों को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। लेकिन याद रखना कि जब 1897 का टाइम शुरू हुआ और जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। जब जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, और इसके बाद एटॉमिक सिस्टम को देखा गया और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया, यानी कि एटॉमिक सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर व्याख्या स्टार्ट हो गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद एटॉमिक सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हुआ कि एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गई, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गई। और जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटॉमिक सिस्टम की व्याख्या स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर क्या देखा गया कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन के मोशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, यानी कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी उसका कॉन्सेप्ट ही पूरा धराशायी हो गया, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अप्लीकेबल नहीं थे, और जिससे मोशन को इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ऑब्जर्वेबल नहीं कर सकते थे। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से हम क्या नहीं कर पा रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल पर चलता था, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल पर बनाए गए जो ऑपरेटर्स थे या इंस्ट्रूमेंट थे, उससे बनाए गए इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, यानी कि ऑब्जर्वेबल नहीं थे। तो इससे एक चीज़ पता ये चल गया कि एटॉमिक डायमेंशन के क्षेत्र में क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो सकता,
इससे ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि एटॉमिक डायमेंशन के क्षेत्र में क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक डायमेंशन के क्षेत्र में जो भी लॉ हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का है वो सही से ओबे नहीं कर रहा है, वो फेल हो जा रहा है, और उस लॉ पर बनाए गए जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी इलेक्ट्रॉन के मोशन को अच्छे से रीड राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो गए। अब इससे तो एक चीज़ पता चल गया कि अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना है तो क्लासिकल मैकेनिक्स से हटकर कोई और चीज़ हमें खोजना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर जाए। तो बहुत सारे ऐसे नहीं है कि केवल क्लासिकल मैकेनिक्स केवल एक ही घटना में फेल हुई, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही नहीं समझ पाया इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया। बहुत सारे हमारे आसपास और भी ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ, और फेल होने के बाद फिर हमें ये समझ में आ गया कि कुछ और डेवलप करना चाहिए। मैं 2-4 घटना लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से मोशन को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल रहा। जैसे मैं लिख देता हूँ, यानी कि इन घटनाओं को समझने में बहुत कुछ कठिनाइयाँ आई, क्लासिकल मैकेनिक्स उनको समझ नहीं पाया। तो कौन कौन से हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है। हीट रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, और किसको क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी से हम लोग नहीं समझ पाए, यानी कि फेल हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, इन सब को एक्सप्लेन करने में हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया था, और इनकी फेलियर से, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स की फेलियर से न्यूटन्स लॉ नहीं अप्लीकेबल हो पाया। इससे तो हमको कुछ न कुछ तो आइडिया लग ही गया कि ये सारे इफ़ेक्ट्स किसी और लॉ से गवर्न हो रहे हैं, और फिर उसमें साइंटिस्ट लोगों ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी कि वो लॉ पता चल जाए जिससे कि ये सारे फेनोमेना एक्सप्लेन हो सके। तो याद रखना कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही वो फेनोमेना हमें कैलकुलेट करना है, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि एच नेचुरल कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली यह पाया गया कि पदार्थ या मैटर की जो कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी थे, या ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन इस एजम्पशन पर नहीं किया जा सके कि जो पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को पालन कर रहे थे, तो नया जो हमें लॉ का जो नया वो मिला, मतलब कॉन्सेप्ट मिला, उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो नया जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो 19वीं सदी में मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? 19वीं सदी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक को यह नई कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया यही सारा जो फेलियर ऑफ द मैकेनिक्स है, ये जो फेलियर ऑफ द मैकेनिक्स है, यही सारा चीज़ क्या हुआ कि 19वीं सदी में मैक्स प्लांक को क्या किया, मैक्स प्लांक को नई कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर दिया। नया कॉन्सेप्ट ईजाद करो मैक्स प्लांक जी, यानी मैक्स प्लांक ने इन सब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखा और 19वीं शताब्दी में क्या किया, उन्होंने नए कॉन्सेप्ट की नींव रखना स्टार्ट कर दिया।
और नए कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने के लिए जो उनको इंडक्शन मिला, इससे इंड्यूस्ड हुए जो, वो हुआ कैसे? उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखते हुए किया, ठीक है। और एक डिस्क्रीट क्वांटा के रूप में उन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट उठाया। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन एक डिस्क्रीट क्वांटा के रूप में होता है। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा, यानी कि ये बात मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स प्लांक ने फेलियर ऑफ द मैकेनिक्स को ध्यान में रखते हुए 1930 में क्या किया, एक लॉ प्रस्तुत किया, या एक लॉ को मतलब रिसर्च करने के लिए उनको प्रेरणा मिली। और उस प्रेरणा में एक बात उन्होंने ध्यान रखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन और एब्जॉर्प्शन एक डिस्क्रीट क्वांटा के रूप में होती है। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी पर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आगे भी इसमें हम वो पॉइंट लिख देते हैं जिनमें से प्रत्येक में ऊर्जा की एक मात्रा होती है। ऊर्जा की एक मात्रा होती है जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को या फ्रीक्वेंसी के लिखो, के प्रोपोर्शनल होती है। बस इन्होंने यही कॉन्सेप्ट पे काम किया, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पे काम किया। तो ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं लिख दे रहा हूँ। इनका ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं इंग्लिश में भी इसको लिख दे रहा हूँ कि इनका न्यू कॉन्सेप्ट क्या था, इमिशन और एब्जॉर्प्शन of electromagnetic radiation takes place as discrete quanta, each of which contain an amount of energy, capital E, which is proportional to the frequency of radiation। यही मैंने आपको हिंदी में भी बताया और यही मैंने आपको लिखवा भी दिया कि आप क्या समझ रहे हैं। इन्होंने जो न्यू कॉन्सेप्ट दिया, मैक्स प्लांक ने 19वीं सेंचुरी में 1900 में जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, वो इनकी फेलियर से इंड्यूस्ड होकर एक नए कॉन्सेप्ट को दिया। और उनका नया कॉन्सेप्ट किस पर काम कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन और एब्जॉर्प्शन एक डिस्क्रीट क्वांटा के रूप में होती है। जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक डिस्क्रीट क्वांटा के रूप में होती है। डिस्क्रीट क्वांटा का मतलब ये हुआ कि वो कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, उसका एक डेफिनिट नंबर होता है। कोई इन जनरल नंबर नहीं हो सकता है, कोई ना कोई एक डेफिनिट नंबर होता है, उसी के रूप में होती है, जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा की मात्रा जो, और हर एक क्वांटा में जो ऊर्जा की मात्रा होती है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हर एक क्वांटा में जो ऊर्जा की मात्रा है, अगर वो मान लो ई है, तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैक्स प्लांक ने कहा। क्या कहा मैक्स प्लांक ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन करो चाहे आप एब्जॉर्प्शन करो, वो
डिस्क्रीट क्वांटा के रूप में होती है और हर एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उस क्वांटा की फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। यही बात हमने यहाँ पर भी लिख दी कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक्स प्लेस एज अ डिस्क्रीट क्वांटा एंड ईच एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वांटा ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, ये उन्होंने बोला। ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्या बोला था कि इससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं देखूँगा कि ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना है तो हटाने के लिए मैं क्या करूँगा इस सिंबल को, कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊँगा तो एक कांस्टेंट यूज करूँगा और उस कांस्टेंट के रूप में हमको क्या लेना है, एच लेना है। और यहाँ पर ये आपको पता ही होगा कि एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है या एनर्जी ऑफ द क्वांटा है, ये एनर्जी ऑफ द क्वांटा है, ये एनर्जी ऑफ क्वांटा है ये। और जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटा है या फ्रीक्वेंसी आप ऐसा रख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और एच की जो वैल्यू है, इसी एच की वैल्यू को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। इसको सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखें कि इसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर प्लैंक कांस्टेंट आप बोलो इसको, प्लैंक कांस्टेंट बोलो इसको, या फिर इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलो इसको आप, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलो आप। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी आप लिख लो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसको क्या क्या बोलते हैं मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट तो हो गया, इसकी अगर हम थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करें तो क्या कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, वो भी देख लेते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, या मैं ऐसे कह दूं, ऐसे लिख ही देता हूं कि वेयर एच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, लिख देता हूँ इसको अच्छे से, कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट एंड इट्स डायमेंशन या डायमेंशनली इक्वल टू द प्रोडक्ट of linear momentum and distance or product of energy and time। तो ये बात भी आप मत भूलना, क्या लिखा आपने कि डायमेंशनली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर। देखो एच की वैल्यू क्या बोला इन्होंने, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। एच की वैल्यू इन्होंने क्या बोला कि एच डायमेंशनली किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस का मतलब मैं आर कह दे रहा हूँ। लीनियर मोमेंटम को पी से लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम को पी से लिखते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को, और डिस्टेंस को मैं यहाँ आर से लिख रहा हूँ। अब आप ज़रा देखें कि डायमेंशनली इक्वल है, मोमेंटम का डायमेंशन लिखो आप, तो इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। अब ये आप ज़रा ध्यान से देखें तो किलोग्राम हो गया और मीटर स्क्वायर हो गया अपान सेकंड हो गया, सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो किलोग्राम और मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड और ये सेकंड मिला के सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू ऊपर वाला ये 1 सेकंड बचा रहेगा। ठीक है,
अब हो क्या रहा है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा। और ये सेकंड, देखो ये हो गया। और इसकी यूनिट, एच की जो यूनिट है वो देखो यहाँ पर जूल सेकंड ही तो है, जूल सेकंड ही तो है। दूसरा आपने क्या कहा कि एच डायमेंशनली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। इसको भी चेक करो, फिर से भी इसको भी चेक करो। आपने कहा कि एच जो है वो एनर्जी और टाइम का प्रोडक्ट के इक्वल है, डायमेंशनली इसके भी इक्वल है। चलो चेक करते हैं। एच इज इक्वल टू, चेक करो, करेंगे इसको तो एच इज इक्वल टू एनर्जी की यूनिट जूल है और टाइम की यूनिट सेकंड है। देखो यहाँ से भी मिल गया हमको। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एच किसके इक्वल है। एच किसके इक्वल है? ये मोमेंटम और डिस्टेंस के भी इक्वल हो सकता है, मोमेंटम और डिस्टेंस के भी इक्वल हो सकता है, और ये एनर्जी और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकता है। अब आपको एक चीज़ यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा, मैं यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। जब आप कोई फेज स्पेस मानते थे, फेज स्पेस मानते थे तो आप कहते थे कि फेज स्पेस जो होगा वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड इनका प्रोडक्ट होता था। और फिर आप बोलते थे कि पी एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, जेड कंपोनेंट में, और इसको बोल देते थे कि ये फेज स्पेस है। या आप ऐसे कहते थे कि डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड और डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ऐसे 6 कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को आप बोलते थे कि फेज स्पेस है। अब आपको कुछ वैसा ही तो दिख रहा है कि हर एक, देखो मोमेंटम स्पेस और उसका पोजीशन स्पेस का प्रोडक्ट ही तो है ये। मोमेंटम स्पेस और क्या बोलते हैं फिर डिस्टेंस या पोजीशन और मोमेंटम स्पेस के प्रोडक्ट को ही तो हम बोल रहे हैं एच। समझ पा रहे हो आप ना? यानी कि ये किसी एक फेज सेल में किसी एक सेल की वैल्यू एच है, किसी एक सेल की वैल्यू जो है एच है, और किसी भी फेज स्पेस में एक सेल की जो वैल्यू होती है, यानी एक सेल का जो वॉल्यूम है वो इससे कम नहीं होगा। इतना आइडेंटिफाई करना ही प्लांक कांस्टेंट है। इसी को प्लांक कांस्टेंट बोला गया कि जिसकी वैल्यू 6 × 10⁻³ जूल सेकंड होगा। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। यानी किसी फेज सेल के अंदर, जो फेज स्पेस के अंदर जो सेल लिया गया, एक सेल लिया गया, उसकी वैल्यू इतनी ही ऑब्जर्व की गई कि इससे कम नहीं होगा। एटलीस्ट उसको इतना तो होना ही पड़ेगा, इतना तो होना ही पड़ेगा। आगे हम लोग इसको और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा आपका विजन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो, तो P इज इक्वल टू डायमेंशनली हमने क्या बोला? P इक्वल टू नहीं, पहले हम E से बात करते हैं। E इज इक्वल टू हमने ये बोला कि H न्यू होगा, और H इक्वल टू E/न्यू, और E का डायमेंशन mL²T-2, और न्यू की जो वैल्यू है वो T⁻⁻1 होती है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग करेंगे H इज इक्वल टू mL²T-1, ये करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर हम H इज इक्वल टू क्या करेंगे? mL और T⁻⁻1, और यहाँ से हम करेंगे L। अब आप देखें कि ये मोमेंटम बन गया। क्या बन गया? ये मोमेंटम बन गया, मोमेंटम बन गया। और ये L का मतलब मीटर बन गया, मीटर का मतलब डिस्टेंस बन गया, मीटर का मतलब डिस्टेंस बन गया। ये क्या बन गया? डिस्टेंस बन गया। यानी कि H इज इक्वल टू ∆P × ∆x बन गया, ये ∆x बन गया। अब यहीं से हम लोग अपनी फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये कैसे आया? बाय डायमेंशन आया। कैसे आया? बाय डायमेंशन आया। नहीं तो कुछ आप लोग सोचो ऐसा कैसे प्रूव होगा? डायमेंशन से ही तो आया। देखो ये मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है, ये मीटर यानी कि डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है। इससे क्या बोला जाता है, इस बात पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि दिस न्यू प्रिंसिपल ठीक है, इज कॉल्ड क्वांटम प्रिंसिपल। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना।
तो दिस न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटम प्रिंसिपल। तो ये क्वांटम प्रिंसिपल क्या है, यू नो वेरी वेल, इक्वल टू एच न्यू है, जो कि मोमेंटम और डेल एक्स के इक्वल होता है। चलो, हमने कहा था कि इसको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करेंगे। चलो आगे और एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्दो अगर बात करें हम तो हम कुछ इसमें और बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसे मूल रूप से, इस जो प्रिंसिपल है, तो इसे मूल रूप से ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा के एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया था। यानी कि प्लैंक ने जब 19वीं सदी में इसको देखा था तो सबसे पहले क्या था कि ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए, ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए इसे बनाया था। मतलब एम उनका यही था इसे बनाने के, कि उनको क्या पता था कि आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उन्होंने जब भी इसको एक्सप्लेन किया था या बनाया था तो उन्होंने यही करने के लिए बनाया था कि ब्लैक बॉडी के बॉडी स्पेक्ट्रा को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाएगा इससे। लेकिन बाद में इसका जो उपयोग है आइंस्टीन द्वारा 1907 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सॉलिड और गैस की स्पेसिफिक हीट में चेंजेस को समझने के लिए भी किया गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे ये क्या हुआ कि अपनी विस्तारवादी नीति को अपना लिया। मतलब कि सिर्फ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही नहीं समझा रहा है, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में भी काम आने लगा, सॉलिड गैस की स्पेसिफिक हीट में चेंज को समझाने के लिए काम आने लगा। और धीरे धीरे जितने फेलियर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स थे, धीरे धीरे जितने भी फेलियर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स थे, ये इन सबको समझाने के धीरे धीरे काम आने लगा और सबको ये समझाने में सब सफल हो गया। तो एक नई फिजिक्स की नींव पड़ गई जिसे आप क्वांटम फिजिक्स बोलते हो। और आई होप उसमें प्लांक का जो ये लॉ है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। तो ये इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि 1907 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 1907 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन सर ने क्या किया, आइंस्टाइन सर ने इसी के हेल्प से समझाया, यानी कि प्लांक कांस्टेंट की हेल्प से समझाया, प्लांक कांस्टेंट की हेल्प से समझाया। उन्होंने इक्वल टू एच न्यू लिया था ना, तो इसी के हेल्प से समझाया। और किसको समझाया उन्होंने, आइंस्टाइन सर ने एक चीज़ और समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ। क्या समझाया था, सॉलिड और गैस की स्पेसिफिक हीट को भी समझाया। सॉलिड एंड गैसेस की स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड गैसेस, ऐसे लिखना चाहिए था, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड एंड गैसेस, उसको भी इन्होंने इसी के हेल्प से समझाया। ठीक है, या कह सकते हैं कि चेंजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट सॉलिड एंड गैसेस, चेंजेस मैं भूल गया, चेंजेस भी लिख लेना आप, चेंजेज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड गैसेस, ऐसे लिख ही देता हूँ यार, चेंजेज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड गैसेस, यानी कि गैसों की और सॉलिड और गैसेस के स्पेसिफिक हीट में होने वाले चेंज को भी इसी की हेल्प से समझाया गया। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ, आगे भी मैं बात बता दूं, 1913 में तो और एक चीज़ हो गया। तो 1913 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोहर। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया इसी को यूज करके। तो बोहर ने 1913 में क्या किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्या किया, समझाया। कैसे समझाया, प्लांक की थ्योरी को यूज करके, प्लांक लॉ को यूज करके, यानी कि प्लांक के इसी लॉ को यूज करके समझाया। मतलब देखो धीरे धीरे कैसे प्लांक का ये चीज़ काम आने लगा लोगों के ना। 1907 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सॉलिड और गैसेस की स्पेसिफिक हीट में होने वाले चेंज को समझाया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन सर ने समझाया 1907 में। 1913 में बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा को प्लांक का ये रूल यूज करके उन्होंने समझाया।
धीरे धीरे सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो रहा है प्लांक की क्वांटम थ्योरी को यूज करके। जितने भी फेलियर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स थे उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है इनको यूज कर करके। और इसमें हाँ 1913 में बोहर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं बोहर का, और थोड़ा सा हम बात कर लें क्योंकि बोहर से एटॉमिक थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसमें और बात कर लें। तो बोहर ने जब 1913 में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को प्लांक का ये थ्योरी यूज करके उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने माना क्या, तो उन्होंने क्या माना मैं ये भी बात कर लेता हूँ कि उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल या उसी ऑर्बिटल का मतलब हम उसको हम स्टेबल ऑर्बिटल कहते हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन कर दें तो ज़्यादा ठीक है। स्टेबल ऑर्बिटल में रहते हैं। कौन बोला ये बोहर ने बोला। क्या बोला बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में 2-3 चीज़ों को बहुत अच्छे से कहा था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास एक स्टेबल ऑर्बिट होता है। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उस स्टेबल ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, और वो एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो उनका एनर्जी E=E2 - E1 हो जाता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटमेंट स्टेट में जा सकते हैं। और जब वो रिटर्न होते हैं तो एनर्जी को इमिट करते हुए रिटर्न होते हैं। बहुत कुछ बातें ऐसे उन्होंने कह दी थी। तो उसी में से एक बात ये भी है कि बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में से ही एक बात ये भी था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल में रिसाइड करते हैं जो ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। इससे पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रैंडमली घूमते रहते हैं, उनकी ऑर्बिटल को स्टेबल नहीं बोला गया था जितने भी एटॉमिक मॉडल थे, यानी कि उनके ऑर्बिटल को डिसाइड ही नहीं किया गया था। लेकिन सबसे पहले बोहर ने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर उधर रैंडम नहीं मूव करते हैं, बल्कि उनके पास एक ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल की कंडीशन ये होती है कि वो स्टेबल होता है और उसी ऑर्बिटल में ही ये रिसाइड करते हैं। ये बात बोला गया था बोहर के अकॉर्डिंग। तो बोहर ने ही सबसे पहले माना, क्या माना उन्होंने, कि इलेक्ट्रॉन के पास उनकी एक स्टेबल ऑर्बिट होती है और उसी ऑर्बिट में वो रहते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में रहेंगे, उसी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो स्टेबल भी हो और जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π भी हो। ये बात भी उन्होंने ही डिसाइड की थी। यानी कि ऐसे किसी एटम के पास तो ऑर्बिटल तो बहुत हैं, ऑर्बिटल ऐसे तो बहुत हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा जो स्टेबल हो और जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, h/2π के इक्वल हो। इतना मोमेंटम होना चाहिए। ये बात मैं लिख ही देता हूँ ना, ये बात भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये सब बातें। इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड, ये बात लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड in only those orbit का मतलब स्टेबल ऑर्बिट। क्या होगा, स्टेबल ऑर्बिट इन एन एटम फॉर which the angular momentum of the electron about the nucleus is an integral multiple of h/2π, जिनके पास ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में मूव नहीं करता है, उन्हीं ऑर्बिटल में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम एक तो h/2π के बराबर होगा और या तो वो ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। इन्हीं में केवल इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल फिक्स करने में बोहर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी एटॉमिक सिस्टम में। और वो एटॉमिक सिस्टम किस प्रिंसिपल पर एक्सप्लेन किया गया, प्लांक की थ्योरी को यूज करके 1913 में बोहर ने
ये एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि हम ये माने कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट E1 है और उस E1 से वो इलेक्ट्रॉन निकलकर E2 एनर्जी स्टेट में अगर वो जंप करता है, मान लेते हैं कि ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट है जो कि कितना है, E1 है, और इससे निकलकर ये किसी दूसरी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है E1 से E2 में। तो ये जब यहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये 10⁻⁻8 सेकेंड बिताने के बाद जब ये लौटेगा, ये इलेक्ट्रॉन लौटेगा, तो फिर ये एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करते हुए लौटेगा। ये एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इसे हम बोलते हैं इमिशन ऑफ एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो क्यों जाएगा, जब तक इसको कोई एक एनर्जी मिलेगी नहीं, जब तक कोई एनर्जी इसको मिलेगी नहीं, बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी नहीं, तब तक ये अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ेगा ही नहीं। इससे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर एनर्जी रेडिएट करता है, ये भी याद रखना। यानी कि रेडिएट का मतलब इमिट करता है, एनर्जी यहाँ पर क्या करता है, इमिट करेगा। समझ में आ रही है बात। और मान लीजिए कि जो एनर्जी ये इमिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, कितनी है, न्यू है। और जो ये एनर्जी आई है उसकी वैल्यू कितनी है, वो उसकी वैल्यू मान लो कि E=h न्यू है। E= कितनी है, h न्यू है। ठीक, E=h न्यू है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एनर्जी ये लेकर जा रहा है, जो एनर्जी लेकर जा रहा है वही एनर्जी यहाँ से रेडिएट करेगा। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे ना बढ़ाकर बहुत ब्रीफली ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात हमें करना है स्मॉल h की। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट E1 से दूसरी एनर्जी स्टेट E2 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यह एक फोटॉन को इमिट करेगा, एक फोटॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम न्यू मान लें, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या मान लें, अगर हम न्यू मान लें, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, h₈ E2 - E1 के बराबर होगा। और यहाँ से भी h मिल सकता है हमें E2 - E1/ν, ये मिल सकता है। ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है। ये हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, और ये एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट है, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट है। ठीक है, और ये वही प्लांक कांस्टेंट है जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट है। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे इन सब बातों का, इन सब चीज़ों के बारे में। आगे चलकर देखो एक एक करके पोल खुल रही है। देखो कैसे पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स से की फेलियोर को देखकर, क्लासिकल मैकेनिक्स से जितने भी फेलियोर थे इनको देखकर प्लांक के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने इस आइडिया को यूज़ किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो डिस्क्रीट क्वांटम के रूप में होता है, और जिनमें प्रत्येक की जो एनर्जी होती है, हर एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर वहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के एक कांस्टेंट उन्होंने लिया जिसको h बोला, और फिर h की वैल्यू उन्होंने डिसाइड किया कि ये किसी फेज स्पेस के एक सेल के वॉल्यूम के बराबर होगा, और वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उन्होंने बताया कि मोमेंटम और डिस्टेंस या एनर्जी एंड टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और फिर उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें ऐसे एज इट इज़ बन रही हैं। फिर इसकी हेल्प से सबसे पहले आइंस्टीन ने 1907 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और चेंज इन स्पेसिफिक हीट एंड सॉलिड एंड गैसेस को एक्सप्लेन किया। फिर 1913 में बोहर्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा आया जिसमें उन्होंने प्लांक कांस्टेंट यूज किया। अभी तक वही हम चला रहे थे। अब देखो तीसरा चीज़ क्या खुल कर आ रहा है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। मैं सही बता दूं तो इनका नाम लुइस डी ब्रॉय है, लेकिन वो ऐसा लिखा ही जाता है कि वो इनके नाम की स्पेलिंग ही ऐसी है कि लोग प्रॉपर स्पेलिंग को लेकर ब्रॉगली बोल देते हैं, लेकिन सही पढ़ना हो तो लुइस डी ब्रॉय। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, लुइस डी ब्रॉय। और मैं
ये लिख रहा हूँ, लुईस डी ब्रॉय। अब इनकी बात कब हो रही है लुईस डी ब्रॉय की? इन्होंने 1924 में ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया ये भी मैं आपको बता दूँ। इन्होंने ध्यान ये दिया कि जो मूविंग पार्टिकल, या कह सकते हैं कि मूविंग पार्टिकल के पास भी जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उस पर ध्यान दिया। और उन्होंने क्या ध्यान दिया कि मूविंग पार्टिकल्स जो है वो एक तरीके का वेव है। उन्होंने ये भी माना, चाहे वो भले ही फिजिकल बॉडी हो, यानी कि इनका ये कहना है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो सब एक तरीके से वेव के लाइक बिहेव करता है, और उसके पास एक वेवलेंथ भी होती है। जिनके पास मास है इवन वो भी, इनके ये कहने का मतलब है, यानी कि मैटर भी अपने पास वेव की प्रॉपर्टी रखती है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द लुईस डी ब्रॉय मैटर इज अ लाइक एज वेव। बस शर्त ये है कि मतलब फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास मास नहीं है, इसके पास मास है, मैटर के पास मास है, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा है और वेव प्रॉपर्टी इतनी कम है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इनडायरेक्टली यही इनका कहना है। तो इन्होंने क्या एज्यूम किया वो बात भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एज्यूम्ड अ मूविंग पार्टिकल टू बी सराउंडेड बाई अ वेव। उन्होंने क्या एज्यूम किया कि हम लोग जो घिरे हुए हैं मूविंग पार्टिकल से, वो सब भी एक वेव हैं और हुज वेवलेंथ है। और उन्होंने कहा कि जिनके वेवलेंथ कितने हैं, जिनके वेवलेंथ उन्होंने माना कि लैम्डा है, और जो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द मास, जो किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर एंड इट्स वेलोसिटी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एंड इट्स वेलोसिटी v। ठीक है, मैं फिर से बता दूं आपको कि लुईस डी ब्रॉय का कॉन्सेप्ट क्या है। कि लुईस डी ब्रॉय ने 1924 में यह माना कि मूविंग पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है, और जिनकी वेवलेंथ लैम्डा और मास m है और वेलोसिटी v है। बस यही कॉन्सेप्ट इन्होंने माना था। क्या माना, फिर से मैं बताता हूँ कि 1924 में डी ब्रॉगली ने यह माना कि मूविंग पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है, और जिनका वेवलेंथ लैम्डा और मास m है, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये कुछ तरीके से, इस तरीके से डी ब्रॉगली ने अपना मैटर वेव का इक्वेशन दिया था। इसे मैटर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, याद रखना, मैटर वेव बोलते हैं। मैटर वेव के पास यही प्रॉपर्टी होती है कि मास होते हुए भी वेवलेंथ है, यानी कि हर एक मूविंग मैटर एक वेव का नेचर शो करता है। तो इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सच वेव एसोसिएटेड विथ द मैटर, ये कह सकता हूँ। मैटर पार्टिकल आर नोन एज मैटर वेव, यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, डी ब्रॉगली वेव कह सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, तो यह मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है, जिसे मैटर वेव कहते हैं या डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। बस समझ गए ना बात, कि जिसके पास मास हो वो भी वेव की प्रॉपर्टी को शो करता है। बस यही है कि वो वेव की प्रॉपर्टी को कम शो कर पाता है बिकॉज ऑफ उसके पास मास ज़्यादा है या इनर्शिया ज़्यादा है। इस वजह से हम उसके वेव नेचर को ऑब्जर्व थोड़ा कम कर पाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। या इसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं और मैटर वेव कहते हैं। ये हो गया, आप यहाँ तक समझ गए होंगे आई होप। चलो आगे दूसरे सिनेरियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखें अब इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पर थे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे, धीरे धीरे मैटर वेव पर आए थे। अब आते हैं फिर से उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें तो क्या कर सकते हैं। आप सारी थ्योरी को जानने के बाद, इलेक्ट्रॉन और अदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास मास है,
तो इसलिए वो मैटर वेव है एक तरीके का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। अदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी, अदर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को भी देख लो, चाहे जिसका भी देख लो, सबके पास अगर मास है तो वो भी एक वेव की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, वेव की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रॉगली ने ये बताया कि चाहे वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो और चाहे वो एक तरीके का फोटॉन हो जिसके पास मास है ही नहीं, सबके मतलब पास वेव नेचर होता है। किसी के पास वेव नेचर कम होता है, किसी के पास वेव नेचर ज़्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर ज़्यादा होती है, उसके पास इनर्शिया होता ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और उसके पास वेव नेचर है, उसके मतलब मोशन की वजह से और मास की वजह से वो एक मैटर है। तो ये बात भी हम लिख ही लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैटर वेव, द प्रेजेंस ऑफ मैटर वेव, the presence of matter wave in case of electron and other fast moving small particles has been verified experimentally and has led to the construction of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में। ठीक है, यही प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, आई होप ये सब बातें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर देखो कि इलेक्ट्रॉन एक मैटर वेव है, अदर फास्ट मूविंग पार्टिकल भी अपने पास एक वेव की प्रॉपर्टी रखती हैं और इन सब वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटल को देखने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है तो जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत 100% सही है और लगता भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में लगता है और उसे कोई आम साइंटिस्ट ने नहीं ऑब्जर्व किया था, बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया उसकी बात करते हैं। क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल है यानी कि पार्टिकल मैटर वेव से एसोसिएटेड होता है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाया आगे चलकर। ये बात भी यहीं से निकल कर आ रही है। कहाँ से निकल कर आ रही है कि द एसोसिएशन ऑफ मैटर वेव with particle leads to uncertainty प्रिंसिपल। यहीं से निकल कर आया। कहाँ से निकल कर आया? यहाँ से तो पता चल गया ना कि मैटर जो है ना, मैटर वेव से रिलेटेड है, क्योंकि फास्ट मूविंग पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, अदर फास्ट मूविंग जो पार्टिकल्स हैं उनके पास भी मास है, फिर भी वो वेव की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल से ये तो पता चल गया कि जो मैटर है उससे एसोसिएटेड वेव है, पार्टिकल्स जो मैटर वेव है वो पार्टिकल्स से एसोसिएटेड है। तो ये क्या किया, एक लॉ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया। और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। और ये कब दिया था? 1927 में दिया था, जिसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
एज वेल एज फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, जिसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है आगे, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो उन्होंने ये कहा कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का या किसी एक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ निर्धारण करना असंभव है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उन्होंने क्या कहा कि मोमेंटम एंड पोजीशन बोथ आर इम्पॉसिबल टू डिटर्मिनेशन साइमल्टेनियसली, ये उन्होंने बोला। इस लॉ को भी हम लोग लिख ही लेते हैं, क्या उन्होंने बोला। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है, इस प्रिंसिपल में क्या बोला उन्होंने इस प्रिंसिपल में कि साइमल्टेनियसली simultaneous determination of the exact position and momentum of moving particle is impossible। इन्होंने यही बताया। क्या बताया उन्होंने कि एक साथ मोमेंटम और पोजीशन का निर्धारण किसी एक पार्टिकल के लिए असंभव है। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो लिखते हैं हम आगे कि अगर हम किसी पार्टिकल्स की पोजीशन को डेल एक्स माने और मोमेंटम को डेल पी माने, तो हम किस तरीके से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं कि इफ़ डेल एक्स डिनोट्स द एरर या कह सकते हैं इसी को डेल एक्स इज डिनोट एरर लिखें, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि और अनसर्टेनिटी इन डिटरमिनेशन या डिटरमाइनिंग इट्स पोजीशन। और क्या मानते हैं, एंड हम ये मान लेते हैं कि डेल पी जो है वो क्या है, द एरर से याद रखना कि यहाँ पर क्या है, एरर और अनसर्टेनिटी, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग इज मोमेंटम। अब हमने दोनों अनसर्टेनिटी लिख ली कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल एक्स है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अगर डेल पी है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा, इस पर हम लोग देखते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा कि डेल एक्स और डेल पी ये होगा h/2 इंटू एच कट होगा, यही होगा। अरे सॉरी, गड़बड़ हो गया, रुको। h/2 होगा, ठीक है, यही हो जाएगा। h/2 नहीं होगा भाई, h/2 होगा h/2 होगा, ठीक है। और h कट इक्वल टू होता है h/2, यानी कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कट हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ आपको कि कहीं कहीं पर ये h/4 भी लिखा हुआ होता है, तो आप जो मर्ज़ी आप वो लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन मत लेना,
क्योंकि ये पूरी वैल्यू एज अ कांस्टेंट ट्रीट होती है, ये वैल्यू पूरी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होती है। हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन या अनसर्टनिटी जब कभी कैलकुलेट करना होगा तो डेल एक्स या पी यानी पोजीशन या मोमेंटम में कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस में एक चीज़ और देखते होंगे, वो भी मैं यहीं पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि डेल एक्स और डेल पी कहीं कहीं आपने देखा होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू अपान एच अपान 2 पाई लिखा होता होगा। तो मैंने ये डेल एक्स अपान इंटू डेल पी का ग्रेटर देन वाला जो कंडीशन है वो हटा दिया, केवल डेल एक्स और इंटू डेल पी इक्वल टू एच अपान 2 पाई यही वाला लिखा है। तो मत सोचना कि यही होता है, ये भी होता है भाई, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। इसीलिए देखो ये वाला इक्वेशन आप फॉलो करो, ये वाला इक्वेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आप फॉलो करो क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक हो गया कि केवल इक्वल टू के केस में हो गया, और ये भी स्पेसिफिक हो गया कि केवल ग्रेटर दैन के केस में हो गया, केवल ग्रेटर दैन के केस में हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज़ में, एच के बारे में ही बात करते करते आगे और बढ़ते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव को डेवलप किया, और ख़ासकर अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के वेव के बारे में बहुत काम किया इन्होंने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ते होंगे आप लोग। तो श्रोडिंगर ने प्रत्येक पार्टिकल को एक वेव पैकेट्स के इक्विवेलेंट माना। श्रोडिंगर ने क्या माना, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, सारी बातें लिखूँगा तो आपके नोट्स में भी काम आ जाया करेगा। श्रोडिंगर considered every particle, या कह सकते हैं कि मटेरियल पार्टिकल, आप ऐसे लिखो, मटेरियल पार्टिकल इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट। ये श्रोडिंगर ने माना। श्रोडिंगर ने क्या माना कि हर एक पार्टिकल को एक वेव पैकेट माना, और उसकी इक्विवेलेंट माना जो सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी में चलता हो, ठीक है। तो ये भी माना। तो उन्होंने क्या माना कि हर एक मटेरियल पार्टिकल को इक्विवेलेंट किसके माना, एक वेव पैकेट के इक्वल माना। और व्हिच मूव्स, उन्होंने क्या माना कि व्हिच मूव्स, जो कैसे चलता हो, व्हिच मूव्स विथ अ सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी। उन्होंने क्या माना कि और वो कैसे चलते हों, एक सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी में चलते हों, सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी, एंड ईच इंडिविजुअल वेव हो, ठीक है। और आगे क्या उन्होंने कहा, उनके ये सारे हमने आपको अजम्पशन बता रहे हैं हम इसको। कंपैरिजन अ वेव पैकेट मूव्स विथ अ सर्टेन फेज वेलोसिटी। ये उनके अजम्पशन हैं वेव को मानने के, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि श्रोडिंगर ने प्रत्येक पार्टिकल को एक वेव पैकेट के इक्विवेलेंट माना, और उन्होंने ये भी माना कि जो सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी से चलता हो, तथा प्रत्येक इंडिविजुअल वेव एक वेव पैकेट की कंपैरिजन में एक सर्टेन फेज वेलोसिटी से चलती है। ये चीज़ उन्होंने माना इसे वेव बनाने के लिए, मैटर को वेव बनाने के लिए। मैटर को वेव बनाने के लिए हर एक पार्टिकल्स को उन्होंने क्या माना, एक वेव पैकेट है, और वो वेव पैकेट एक सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी से चलती हो, और वो ग्रुप वेलोसिटी की फेज वेलोसिटी क्या हो, वो इसके बराबर हो या इक्वल हो या उसी के तरीके हो। समझ पा रहे हो बात? इतनी चीज़ें उन्होंने मानने के बाद फिर आगे क्या किया उन्होंने, इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट के लिए एक निश्चित मार्गदर्शक यानी कि गाइडिंग वेव के अस्तित्व की आवश्यकता है। उन्होंने ये माना कि अगर ऐसा सब कुछ हम मान रहे हैं
ये सारे हमारे अजम्पशन हैं कि हर एक मैटर एक वेव पैकेट है, हर एक वेव पैकेट के पास एक ग्रुप वेलोसिटी है और इंडिविजुअल ग्रुप वेलोसिटी है। समझ पा रहे हो ना, इंडिविजुअल वेव के पास इंडिविजुअल ग्रुप वेलोसिटी है और उसकी कंपैरिजन में जो वेव पैकेट मूव कर रही है एक सर्टेन फेज वेलोसिटी में, उस सर्टेन फेज वेलोसिटी को सब कुछ ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इसका अगर मार्गदर्शन हमको करना हो, दर्शक करना हो या गाइडिंग अगर करना हो, मतलब किसी पैकेट के को हमने क्या माना, एक वेव माना और इस वेव के पास वेव वेलोसिटी है या ग्रुप वेलोसिटी है या फेज वेलोसिटी के अंदर, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब इसके पास एक गाइडिंग वेव हो, जब इसके पास क्या हो, एक गाइडिंग वेव हो। तो उन्होंने गाइडिंग वेव की इक्वेशन भी दे दी, एक गाइडिंग वेव की इक्वेशन भी दे दी। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव पैकेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट demanded the existence of a certain guiding wave. The equation of this guiding wave was derived by Schrödinger to be। तो इस गाइडिंग वेव को श्रोडिंगर ने कैसे डिस्क्राइब किया, वो इक्वेशन भी मैं देख लेता हूँ। वो इक्वेशन क्या है, तो वो इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई क्या है, वेव का फंक्शन है, और प्लस 2m अपान एच कट का होल स्क्वायर, क्या है, एच कट का होल स्क्वायर है। ठीक है, और मैं ऐसा करते हैं डायरेक्ट इक्वेशन ना लिखकर इनका एक फंडामेंटल इक्वेशन लिखता हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो कुछ इस तरीके से दिया था, डेल स्क्वायर और साई प्लस 2m बाई एच कट ये दिया था, और e माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0 ये दिया था। ठीक है, ये इक्वेशन दिया। ठीक है, और ये किसके लिए था, फॉर फ्री पार्टिकल, जो पार्टिकल फ्री है। और अगर फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखें, फॉर फ्री पार्टिकल, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें तो v x y और z ये वैल्यू 0 हो जाती है। देयरफॉर अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री पार्टिकल, मोशन फॉर फ्री पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री पार्टिकल ऑफ मास m बिकम्स, अब देखो क्या हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, क्या होना चाहिए अभी इक्वेशन, तो डेल फाई का स्क्वायर, ये डेल फाई का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए था, इसको मैं तो उल्टा बना रहा हूँ, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है ये, डेल स्क्वायर और फाई और प्लस 2m और एच कट स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एच कट स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ तो मिस हो रहा है, स्क्वायर मिस हो रहा है क्या, ये स्क्वायर देखो मिस हो रहा है यहाँ पर, ये स्क्वायर होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और v की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फाई एज इट इज रहेगा, तो लैप्लासियन ऑपरेटर और फाई और प्लस 2m अपान एच कट स्क्वायर और ई फाई हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। और अब अगर आप इसको ब्रैकेट में ना लिखना चाहें तो ई सीधा फाई लिख दिया करो, ऐसे लिख दो बस, इस इक्वेशन को सही कर लेते हैं, ये फाई हो जाएगा प्लस 2m और एच कट स्क्वायर और ई फाई इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यही होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं कि एच कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी मैटर को वेव बनाने में। अब एच एक नेचुरल
यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देखो यहाँ चाहे आपने क्या किया, किसी पार्टिकल को वेव बनाया तो इक्वेशन डेवलप किया, तो किसी पार्टिकल को वेव बना रहे हैं श्रोडिंगर साहब तो भी एच को यूज कर रहे हैं। एच कट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, h/2 होता है, ठीक है। और चाहे आपने देखा कि डी ब्रॉगली साहब ने बात की कि मैटर के पास वेव होता है, यहाँ पर भी एच की बात हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं कि जब शुरू में ये कॉन्सेप्ट माना गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो वेव एक क्वांटा है और हर एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर भी एच की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी एच की वैल्यू आपने देखा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एस्पेक्ट में यूज हो रहा है एच। तो अब बताओ एच एक नेचुरल कांस्टेंट है कि नहीं है, बताओ। अब जो हमारा टॉपिक था कि एच हैज़ अ नेचुरल कांस्टेंट है कि नहीं है, बताओ। और इसके इम्प्लीकेशन भी आपने देखे, इम्प्लीकेशन एक एक करके देखा चाहे वो आइंस्टीन सर का 1907 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था या सॉलिड और गैस की स्पेसिफिक हीट का उसको देखा, चाहे वो डी ब्रॉगली साहब को देखा, चाहे बोहर का देखा अपने इम्प्लीकेशन में, चाहे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखा, हर एक इम्प्लीकेशन में एच की वैल्यू को यूज किया गया एज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट के तरीके। अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एच एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वाकई है वो एच एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। वीडियो थोड़ी लेंदी और लंबी हो गई है, भले वो 1 घंटा 10-15 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन आपको एच के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देगा। आज के बाद से एच की वैल्यू को आप नहीं भूलोगे और उसके इम्प्लीकेशन को नहीं भूलोगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी इस लेक्चर में से आपने पाया या जो कुछ भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जय हिंद।